ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया, लेकिन इस नए नवीले देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। यहाँ चारों तरफ गरीबी फैली थी और लाखों लोग 2 वक्त की रोटी को भी तरसते थे। ये देख चिटगांव यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो गांव-गांव घूमने लगा और इसी तरह से घूमते घूमते एक दिन उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। ये अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर बांस की टेबल बना रही थी और ये टेबल इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देख प्रोफेसर उस महिला के पास गया और पूछा कि आप इस टेबल का क्या दाम लेंगी। दोस्तों, बांग्लादेश की करेंसी है टका, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि महिला ने उससे टका नहीं मांगा बल्कि टेबल बेचने से ही इनकार कर दिया। जब प्रोफेसर ने इसकी वजह पूछी तब पता चला कि ये टेबल सिर्फ उस जमींदार को मिलेगी जिससे उसने यानी कि महिला ने 500 टका का कर्जा लिया है। ये सुनते ही प्रोफेसर सारा माजरा समझ गए। दरअसल कर्जा देने वाला जमींदार सिर्फ 500 टके में सालों टेबल बनवाता और मनमाने दाम पर उन्हें बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। इस तरह से उसने महिला को सिर्फ 500 टका देकर बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया। और जैसे ही ये बात प्रोफेसर को समझ आई, वैसे ही उन्हें अपने देश के लोगों की गरीबी का कारण भी समझ आ गया। प्रोफेसर ने महिला को 500 टका देकर कर्जा चुकाने को कहा और साथ ही बाजार में खुद उसे अपने टेबल बेचने की छूट दे दी। नतीजा ये रहा कि महिला ने कुछ ही दिनों में प्रोफेसर का उधार चुका दिया और खुद की दुकान लगाने लगी। उसने प्रोफेसर को दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन प्रोफेसर ने बदले में उसे थैंक्स कहा, क्योंकि उसी की वजह से प्रोफेसर को गरीबी मिटाने का तरीका जो मिल गया था। प्रोफेसर समझ गए कि लोन की असल जरूरत छोटे छोटे बिजनेस पर्सन को होती है, लेकिन बैंक उन्हें ही लोन नहीं देता। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो खुद गरीबों को लोन देंगे। अब प्रोफेसर गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को पैसा उधार देते, वो उनसे कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेते और साथ ही उनका बिजनेस सेटल करवाने में भी हेल्प करते। पहला लोन उन्होंने 42 महिलाओं के एक ग्रुप को दिया, जिन्होंने कुछ ही वक्त में अपना सारा कर्जा चुका दिया। इस तरह एक चेन चल पड़ी और इस प्रोसेस को नाम मिला माइक्रो क्रेडिट, जिसकी सक्सेस को देखते हुए 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई। कुछ ही सालों में यहाँ के गांव-गांव में विलेज बैंक खुल गए। अब लोगों के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की कोई दिक्कत ही नहीं रही। इस प्रोसेस ने बांग्लादेश की गरीबी को खत्म करने में बहुत हेल्प की। वहीं जब इस बात की खबर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तो दूसरे देशों ने भी इस मॉडल को अपनाया। देखते ही देखते दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों में माइक्रो क्रेडिट का सिस्टम शुरू हो गया और इसे अमेरिका जैसे डेवलप नेशन ने भी अडॉप्ट किया। दोस्तों, इसके बाद यानी कि 1997 में प्रोफेसर ने बांग्लादेश की फर्स्ट प्रीपेड कंपनी बनाई, जिसका नाम था ग्रामीण फोन कंपनी। आज ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। 48% मार्केट पर इसी का कब्जा है। इसके 8 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर है और ये बांग्लादेश की हाईएस्ट टैक्स पेयर कंपनी भी है। इस तरह प्रोफेसर के बनाए हुए 2 वेंचर, एक तो ग्रामीण बैंक और एक टेलीकॉम कंपनी, सक्सेसफुल रहे। आने वाले 40 सालों में उन्होंने 1 करोड़ लोगों को 4.3 लाख करोड़ टका का लोन दिया। लोग उन्हें गरीबों का बैंकर और गरीबों का दोस्त कहकर बुलाने लगे। वहीं इस अचीवमेंट के लिए उन्हें 2006 का नोबेल प्राइज भी मिला। ये प्रोफेसर थे मोहम्मद यूनुस, जो आज बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे हैं। आज से करीब 17 साल पहले भी उन्हें बांग्लादेश को लीड करने का ऑफर मिला था, लेकिन तब यहाँ की 2 मेन लीडर शेख हसीना और खालिदा जिया जेल में बंद थी। वहीं बांग्लादेश को आर्मी रूल कर रही थी। यूनुस को लगा कि अगर वो चीफ बन भी गए तो जनता का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए वो चीफ बने नहीं। हालांकि इस बार उन्हें चुनकर लेकर आए हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनकी वजह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वो स्टूडेंट्स जो अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट का अहम हिस्सा बन गए हैं, वो स्टूडेंट्स जिनकी वजह से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को न सिर्फ रिजाइन करना पड़ा बल्कि अपना देश तक छोड़ना पड़ा। इन सब की शुरुआत हुई 5 जून को आए एक फैसले से। हुआ यूं कि 2021 में बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके 7 बच्चों ने मिलकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की डिमांड की थी। 3 साल बाद इस केस पर कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें कोर्ट ने उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में 20% सीटें रिजर्व कर दी। इससे बांग्लादेश के वो युवा भड़क गए जो जनरल कैटेगरी में आते थे और 1 जुलाई को उन्होंने मास प्रोटेस्ट शुरू कर दिया।
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकलकर स्टूडेंट सड़कों पर आ गए और उन्हें रोकने के लिए सरकार को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद हुई पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़प और 6 लोग मारे गए, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए कि ना आर्मी संभाल पाई, ना ही कर्फ्यू काम आया। मामला ठंडा करने के लिए 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को 20% से कम करके टोटल रिजर्वेशन को ही 7% कर दिया था। लेकिन अब इन स्टूडेंट्स को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का ही इस्तीफा चाहिए था। इसीलिए 5 अगस्त को उन्होंने ढाका की तरफ फाइनल मार्च कर दिया और अगले दिन ये तस्वीरें सामने आई। प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान लूटने लगे। हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल आता है कैसे बांग्लादेश को गरीबी से निकालने वाले प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने ही लोगों की आंखों में इतनी चुभने लगी थी? क्यों बांग्लादेश में रिजर्वेशन इतना मायने रखता है? कौन है रजाकार जिनसे कंपैरिजन करने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना भड़क गया? और कैसे हुआ शेख हसीना का तख्ता पलट? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है बांग्लादेश के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा इस्लामाबाद की ट्विन सिटी रावलपिंडी की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के पास बसा है रावलपिंडी। एक जैसा दिखने के कारण इन दोनों शहरों को ट्विन सिटी कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब इसी रावलपिंडी पर भारत के मौर्य किंग्स का राज हुआ करता था। यहाँ पर भारत की मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसे राजा भरत के बेटे तक्ष ने बनवाया था। फिर आई 8वीं सदी और मेवाड़ के राजा बने बप्पा रावल। जब बप्पा रावल राजा बने तो उन्हें पता चला कि अरब के लुटेरे मुल्तान से होते हुए वेस्टर्न राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां से होते हुए वो जाएंगे मालवा और मालवा पर भी हमला करेंगे। कहते हैं कि मुल्तान पर तो मोहम्मद बिन कासिम कब्जा जमाकर ही बैठ गया था। ये देख बप्पा रावल ने अरबों पर जवाबी हमला किया। उनका पीछा करते हुए वो मुल्तान तक जा पहुंचे और उनके डर से कासिम भाग गया। अब कासिम दोबारा ना लौट पाए, इसलिए बप्पा रावल ने यहाँ तक्षशिला के पास कुछ चेक पोस्ट बनवाई। बप्पा रावल के कई सैनिक वहीं रुक गए ताकि वो सुरक्षा कर सके। बप्पा रावल के नाम पर ही इस शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। रावलपिंडी पर 200 सालों तक मुगलों ने, 100 सालों तक सिखों ने और फिर अंग्रेजों ने राज किया। कहते हैं दोस्तों कि उसी जमाने में यानी कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पर पैदा हुआ टिक्का खान 1915 में, जिसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में रावलपिंडी का हीरो भी कहते हैं। अब टिक्का खान की कहानी क्या है दोस्तों? टिक्का खान शुरू से ही आर्मी में जाना चाहता था, इसलिए उसने देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और फिर मध्य प्रदेश के आर्मी कैडेट कॉलेज से स्टडी की और 1935 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। अब देहरादून और मध्य प्रदेश से उसने पढ़ाई कैसे की? क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो यहाँ के बेस्ट जो आर्मी स्कूल थे वहां उसने पढ़ाई की और फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने बर्मा और इटालियन फ्रंट पर जंग भी लड़ी, लेकिन बंटवारे में उसने हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान को चुना। 1962 में पाकिस्तानी आर्मी ने उसे मेजर जनरल बनाया और ठीक 3 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। कहते हैं कि उस वक्त टिक्का खान की पोस्टिंग कच्छ में थी, जहां उसने इंडियन आर्मी को इतनी कड़ी टक्कर दी कि वो पाकिस्तान में फेमस हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर उसकी तारीफों के कसीदे करने लगे। लोग टिक्का खान को रावलपिंडी का हीरो कहने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान का ये हीरो बांग्लादेश का कसाई बनने वाला था। हुआ यूं कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया था। वहां के लोग कुछ भी करके वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। वो अपना अलग देश बांग्लादेश बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने भेजा जनरल टिक्का खान को। मार्च 1971 की ये बात है। टिक्का खान ईस्ट पाकिस्तान पहुंचा। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही लोकल जो सेना थी जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, उसे टिक्का खान ने 3 तरफ से घेरने का प्लान बनाया। कहते हैं कि उसने अल-बद्र, अल-शम्स और रजाकार नाम से लड़ाकों की 3 यूनिट बनाई और रजाकारों का चीफ बनाया जमाते इस्लामी के नेता मौलाना अबुल कलाम को। दोस्तों, रजाकार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयंसेवक या साथ देने वाला। इनमें वो मुसलमान थे जो बंटवारे के वक्त बिहार से भागकर ईस्ट पाकिस्तान आ गए थे। ये उर्दू बोलते थे
और इन्हें डर था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्ला बोलने वाले लोगों ने बांग्लादेश बना दिया तो उनका क्या होगा। इसी डर का फायदा उठाकर जनरल टिक्का खान ने रजाकारों को अपने साथ मिला लिया और 25 मार्च को जब उसने अवामी लीग के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, तब रजाकारों ने भी बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ 96 रजाकार थे, लेकिन देखते ही देखते ये 50,000 हो गए। कहते हैं कि ये रजाकार गरीब और अनपढ़ थे। उन्हें लग रहा था कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर इन्होंने 8 महीने में 30 लाख बांग्लादेशियों का मर्डर कर दिया और 4 लाख महिलाओं का रेप किया। 244 दिनों तक बांग्लादेश में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन मास मर्डर या रेप ना हुए हो। इस घटना के बाद जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। लेकिन रजाकार शब्द का मतलब गद्दार कैसे बना, इसके पीछे एक अलग कहानी है। हुआ यूं कि 18 दिसंबर की सुबह ढाका के बाहर 125 लाशें एक साथ मिली। इन सब के हाथ बंधे थे और इन्हें इतना टॉर्चर करके मारा गया था कि पहचानना तक मुश्किल था। उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि सारी लाशें बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियों की थी, जिन्हें रजाकारों ने इसलिए बंदी बना रखा था ताकि वो इंडियन आर्मी के साथ निगोशिएट कर सके, उनसे अपनी बातें मनवा सके। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया है, उन्होंने सारे बंधकों को मार डाला। ढाका के बाहर एक फैक्ट्री में रजाकारों का ठिकाना था, जहां उन्होंने न सिर्फ इन लोगों का मर्डर किया बल्कि उन लोगों पर भी फायरिंग की जो अपने रिश्तेदारों की लाशें लेने आए थे। जब इस बात का पता इंडियन आर्मी को चला तो उन्होंने तुरंत फैक्ट्री को रजाकारों से आजाद करवाया। इस पूरे एक्शन में 2 रजाकार जिंदा बच गए थे, जिन्होंने माना कि किस तरह से उन्होंने 300 से भी ज्यादा लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। इसके बाद बांग्लादेश में रजाकारों का मतलब गद्दार हो गया। लोग इसे अपमानजनक शब्द मानने लगे और इसी शब्द ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया। अब ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी जो शुरू होती है बांग्लादेश की आजादी से। हुआ यूं कि नए नवेले बांग्लादेश में जब सरकार बनी तो ये तय हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स में 80% सीटें रिजर्व होंगी। बांग्लादेशी न्यूज़पेपर द डेली स्टार की माने तो इनमें 10% सीटें महिलाओं के लिए, 40% सीटें पिछड़े जिलों के लिए और 30% सीटें उन फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए रखी गई थी जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 20% सीटें ही बची थी। अब शुरू में तो किसी ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन 1976 आते आते जनरल कैटेगरी के लोग इस फैसले को क्रिटिसाइज करने लगे। उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने पिछड़े जिलों के रिजर्वेशन को 20% कम करके 40% सीटें जनरल कैटेगरी में रख दी। 1985 में माइनॉरिटी के लिए भी 5% कोटा जोड़ा गया और जनरल कैटेगरी में 45% सीटें रिजर्व कर दी। हालांकि तब फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा था उसका फायदा उनके बच्चों को मिलने लगा। कहते हैं कि इससे जनरल कैटेगरी के लोग खफा इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी जो सीटें खाली बचती उस पर जनरल कैटेगरी वाले सेलेक्ट हो जाते। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात बदलते गए। हुआ यूं कि बांग्लादेश की यूथ में सरकारी नौकरी का क्रेज टाइम के साथ साथ बढ़ता गया। लेकिन हालात तब बिगड़े जब 2009 में इन फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी, यानी कि नाते पोतियों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिलने लगा। ऊपर से 2012 में दिव्यांगों के लिए भी 1% सीट रिजर्व कर दी गई। 2013 आते आते हालात ये हो गए कि बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% सीटें रिजर्व हो गई और सिर्फ 44% सीटें ही जनरल कैटेगरी के लिए बची, जिससे स्टूडेंट्स की नाराजगी बढ़ती गई और 2018 में करीब 4 महीनों तक बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन होते रहे। थक हारकर हसीना सरकार को कोटा सिस्टम ही खत्म करना पड़ा और अब मेरिट के बेस पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दी जाने लगी। हसीना के इस फैसले से स्टूडेंट्स भी खुश थे और उन्हें खुद को भी, यानी कि हसीना को खुद को भी बहुत बड़ी राहत मिली। इसके बाद वक्त बीता और जनवरी 2024 में एक बार फिर इलेक्शन हुए। हालांकि इस इलेक्शन में ऑपोजिशन ने पार्ट ही नहीं लिया और लोगों के सामने शेख हसीना इकलौता ऑप्शन थी। फिर भी इलेक्शन कंडक्ट हुए और हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। मई के महीने तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन 5 जून को हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, जिसमें सरकार को गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा सिस्टम फिर से शुरू करने का ऑर्डर दिया गया। हालांकि हसीना सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन तब तक जनरल कैटेगरी के लोगों में डर फैलने लगा।
दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया की तरह ही बांग्लादेश की यूथ में भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहता है। भारत के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरह ही बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के लिए 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट हर साल कम्पीट करते हैं। अब 2018 में कोटा सिस्टम खत्म होने के बाद इंटेलिजेंसी के बेस पर गवर्नमेंट जॉब मिलने लगी थी, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स को लगने लगा कि उनके आधे से ज्यादा सीटें तो कोटा वाले ही खा जाएंगे। इससे खफा होकर स्टूडेंट्स आंदोलन पर उतर आए। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स के नाते पोतियों को रिजर्वेशन देने का कोई सेंस ही नहीं है। ऐसा करके सरकार जनरल कैटेगरी वालों के साथ अन्याय करेगी। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के सामने 5 डिमांड और भी रखी, लेकिन जब सरकार ने उनकी सुनी नहीं तो 1 जुलाई को ही स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। 13 दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे, लेकिन मामले को असली तूल कब मिला? 14 जुलाई को। हुआ यूं कि उस दिन हसीना ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट और रिजर्वेशन के बारे में सवाल पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? इस तरह के स्टेटमेंट हसीना के दूसरे मिनिस्टर्स ने भी दिए और रजाकारों से कंपैरिजन होते ही ये स्टूडेंट भड़क गए। ढाका यूनिवर्सिटी में तोई के आमी के रजाकार के नारे लगने लगे। गुस्साए स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश के सरकारी चैनल बीटीवी के ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए गए। मोबाइल, इंटरनेट और रेलवे सेवाओं को भी सस्पेंड किया गया। छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और आर्मी सड़कों पर उतरी और उन्हीं के एक्शन में 6 स्टूडेंट्स की जान चली गई। इसके बाद गुस्साए छात्र हसीना से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। मामला ठंडा करने के लिए शेख हसीना ने स्टूडेंट्स से शांत रहने की अपील की, उन्हें बातचीत करने का ऑफर दिया, वही गुनहगारों को सजा दिलाने का भी वादा किया। लेकिन स्टूडेंट्स उनके इस्तीफे से कम और कुछ नहीं चाहते थे। इधर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिजर्वेशन को कम कर दिया, लेकिन इससे भी स्टूडेंट्स खुश नहीं हुए। वो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली मेंबर को 1% रिजर्वेशन देने के भी खिलाफ थे। इधर स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी और कट्टरपंथी के नेता भी आ गए। कुल मिलाकर पूरे देश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल बन गया। स्टूडेंट्स कहते रहे कि हसीना की पुलिस उन्हें डरा धमकाकर प्रोटेस्ट खत्म करवाना चाहती है। एलिगेशन लगे कि स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम को डिटेक्टिव ब्रांच ने 20 जुलाई को उठा लिया और रोड से बुरी तरह पीटा। एक और स्टूडेंट लीडर आसिफ महमूद को पुलिस ने अरेस्ट करके बेहोशी के इंजेक्शन दिए और प्रोटेस्ट रोकने को तैयार ना होने पर उन्हें जमकर मारा पीटा। वहीं सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करने वाले स्टूडेंट अबू बकर मजूमदार को 19 जुलाई की शाम धानमंडी वाले इलाके से उठा लिया गया और मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया गया। जब इन स्टूडेंट लीडर्स के घायल चेहरे छात्रों के सामने आए तो उन्होंने प्रदर्शन और उग्र कर दिए और 4 अगस्त आते आते हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अगले ही दिन स्टूडेंट्स ने ढाका की तरफ मार्च करने का अल्टीमेटम दे दिया। फिर भी हसीना किसी भी तरह इन प्रोटेस्ट को रोकना चाहती थी, लेकिन उनके देश छोड़ने की नौबत क्यों आई, इसके पीछे एक अलग कहानी है। 5 अगस्त 2024, जगह हिंदुस्तान। ढाका से करीब 1800 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी जाती है। पहली अर्जी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ वक्त के लिए भारत आने की परमिशन देने की अपील थी और दूसरे में बांग्लादेश के ऑफिशियल मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। परमिशन मिलने के बाद शाम को शेख हसीना का प्लेन दिल्ली लैंड करता है। कहते हैं कि हसीना किसी भी कीमत पर बांग्लादेश छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी फोर्स किया गया। हुआ यूं कि 5 अगस्त की सुबह बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख प्रोटेस्टर जमा हो गए। वो पीएम हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे। तभी अचानक बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख और पुलिस चीफ शेख हसीना से मिलने पहुंचे। उस वक्त हसीना की बहन रेहाना भी घर पर ही थी। हसीना ने आर्मी चीफ से प्रोटेस्टर्स को रोकने को कहा। तब आर्मी चीफ वकार उस जमान ने उन्हें ये बताया कि देश भर के लोग ढाका पहुंच रहे हैं और वो पीएम हाउस के काफी करीब है। अगर हसीना को बचाना है तो लोगों को मारना पड़ेगा और ऐसे में नरसंहार हो जाएगा। उसके बाद भी प्रोटेस्ट कंट्रोल होने की कोई गारंटी नहीं है। ये सुन हसीना की बहन रेहाना उन्हें अकेले में ले गई और 20 मिनट तक उन्हें समझाती रही, लेकिन हसीना मानी नहीं। तब
तब आर्मी चीफ ने अमेरिका में बैठे हसीना के बेटे वाजिद जोय को फोन किया और उनसे हसीना को समझाने के लिए कहा। हसीना ने जोय से बातचीत की और फिर देश छोड़ने को तैयार हो गई। कहते हैं कि उनके पास बांग्लादेश से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटा था। दोपहर 1 बजे वो अपने हाथ में एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लेकर अपनी बहन रिहाना के साथ नीचे उतरी और गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस की तरफ निकल गईं। हसीना के काफिले में करीब 12 गाड़ियां थी, लेकिन भीड़ ने उनके घर को घेर लिया था, जिसके बाद आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियों को भी बुलाना पड़ा और उन्हें वहां से किसी तरह जैसे तैसे करके निकाला गया। यहाँ से वो सीधे हेलीपैड पहुंची और वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर दोनों बहनें एयरफील्ड तक आई। फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ये पहले त्रिपुरा गईं और वहां से दिल्ली पहुंची। शाम को 6 बजे हसीना का एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड करता है, जहां एनएसए अजीत डोभाल उन्हें रिसीव करते हैं। वहीं बांग्लादेश के आर्मी चीफ विपक्षी पार्टियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करके ये ऐलान करते हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। हालांकि तब तक मीडिया में तस्वीरें आने लगी थी कि किस तरह से प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हसीना के घर का सामान लूट रहे थे। कोई मुर्गे तो कोई उनकी साड़ियां चुरा कर ले जा रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि इन लोगों ने बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों और मूर्तियों तक को तोड़ दिया। इधर स्टूडेंट लीडर्स के साथ मिलकर आर्मी और ओपोजिशन ने नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए मीटिंग की, जिसके चीफ की पोजीशन के लिए हर कोई एक ही नाम पर सहमत हो गया और ये नाम था मोहम्मद यूनुस का। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मोहम्मद यूनुस ही क्यों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया को चीफ नहीं बनाया गया? क्या है हसीना और यूनुस के बीच दुश्मनी की असली वजह? इसे जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। ये बात 1997 की है। तब यूनुस ने अमेरिका में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हसीना उनकी सह अध्यक्ष थी। इस इवेंट में हसीना ने यूनुस की खूब तारीफ की और दुनिया से उन्हें गरीबी मिटाने वाला बताया। यूनुस भी हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक थे, इतने कि जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था तो लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था। दोनों तब तक दोस्त रहे जब तक कि यूनुस को गरीबी मिटाने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। लेकिन दोनों की दोस्ती में दरार आई साल 2007 में। हुआ यूं कि इस साल 18 फरवरी को यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। वो चाहते थे कि बांग्लादेश के लोगों के पास शेख हसीना और खालिदा जिया के अलावा तीसरा ऑप्शन भी हो। बांग्लादेश की जनता इन दोनों बेगमों के झगड़े से कितनी परेशान थी, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। दोस्तों, यूनुस चाहते थे कि साफ सुथरी छवि वाले लोग इलेक्शन लड़े ताकि बांग्लादेश का भला हो सके। उन्होंने अपनी पार्टी में प्रोफेसर, फेमस जर्नलिस्ट और जाने माने हस्तियों को भी शामिल कर लिया। लेकिन ऐसा करते ही वो शेख हसीना के डायरेक्ट कंपटीशन में आ गए। कहते हैं कि हसीना को उनका राजनीति में आना बिल्कुल समझ नहीं आया और यहीं से दोनों में दुश्मनी की शुरुआत हो गई। हालांकि राजनीति करना यूनुस के लिए भी इतना आसान नहीं था। वो ऐसे कि उनकी पार्टी में पढ़े लिखे लोग तो थे, लेकिन ये लोग मझे हुए नेता नहीं थे, इसलिए पब्लिक का साथ उन्हें मिल नहीं पा रहा था। ऊपर से पॉलिटिक्स में आने के बावजूद भी वो ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर बने रहे। इसी वजह से वो दूसरे नेताओं के निशाने पर आ गए। कहते हैं कि इस साल आर्मी ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करके शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को ही जेल में ठूस दिया था। तब आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, जैसे कि अब बनाई है, और उसका चीफ बनने के लिए यूनुस के नाम पर मोहर लगा दी और इसी के साथ ही उन्हें आर्मी के हाथों की कठपुतली कहा जाने लगा। हालांकि यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट चलाने से मना कर दिया, लेकिन अब उनकी हसीना से दुश्मनी पक्की हो चुकी थी। हसीना खुलेआम कहने लगी कि राजनीति में नए लोग अक्सर खतरनाक होते हैं, उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाना चाहिए, ये देश को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं कि अब यूनुस पर ग्रामीण बैंक छोड़ने का प्रेशर आने लगा और विपक्षी नेता लगातार उन पर कमेंट करने लगे। परेशान होकर यूनुस ने 76 दिनों में ही अपनी पार्टी छोड़ दी, फिर भी हसीना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं कि साल 2008 में जब हसीना ने सरकार बनाई तो यूनुस के पीछे इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को लगा दिया। उन पर विदेशों से गलत तरीके से पैसे लेने और टेलीकॉम रूल तोड़ने के चार्जेस लगे। उनकी कंपनी के स्टाफ ने ही उन पर केस ठोक दिया। वहीं शेख हसीना कहने लगी
कि यूनुस गरीबों को ज्यादा ब्याज पर कर्जा देते हैं। वो मददगार नहीं बल्कि गरीबों का खून चूसने वाले हैं। फिर आया साल 2011 और यूनुस को उनके ही बनाए हुए ग्रामीण बैंक से बाहर कर दिया गया। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश में उनका जीना मुहाल हो गया। कहते हैं कि हसीना यूनुस से इस हद तक खफा थी कि देश में जब भी कुछ गलत होता तो वो इसका इल्जाम यूनुस पर लगाती। 2012 में वर्ल्ड बैंक ने पद्मा नदी पर ब्रिज बनाने के लिए डोनेशन देने से इनकार कर दिया था। तब भी इसके पीछे हसीना ने यूनुस का हाथ माना। उन्होंने कहा कि यूनुस ने वर्ल्ड बैंक को गुमराह किया है। इसके बाद यूनुस को मर्डर की धमकियां मिलने लगी और जान बचाकर उन्हें ढाका में बनी अमेरिकन एम्बेसी में छिपना पड़ा। कहते हैं कि जब 10 साल बाद 2022 में ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब भी हसीना ने कहा था कि यूनुस को पद्मा नदी में डुबो देना चाहिए और जब उनकी सांसें टूटने लगे तब उन्हें ब्रिज पर खींच लेना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिल सके। इधर यूनुस भी हसीना को डेमोक्रेसी का हत्यारा बताते रहे और कहते रहे कि भारत की शह पर वो तानाशाह बन गई है। दोनों की दुश्मनी का असर ही कहें कि जनवरी 2024 तक यूनुस पर 100 केस चल रहे थे और करप्शन के मामले में उन्हें कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी हाल ही में। जब तक हसीना बांग्लादेश में रही यूनुस को विदेश में रहना पड़ा, लेकिन जैसे ही यहाँ तख्ता पलट हुआ स्टूडेंट लीडर्स ने उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनने के लिए खुद इनवाइट किया। लेकिन सवाल आता है कि यूनुस ही क्यों? तो इसके लिए हमें उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना होगा। दोस्तों, यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को बंगाल में हुआ था। उस वक्त चिटगांव भी बंगाल में ही आता था, जहां रहने वाले हाजी मोहम्मद सौदागर के घर यूनुस पैदा हुए। कहते हैं कि उनके पिता एक जौहरी थे और बचपन में जब पैसे की कोई कमी नहीं थी तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की शुरुआती पढ़ाई करने के बाद यूनुस अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पीएचडी की और फिर स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। कहते हैं कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो यूनुस फिर से चिटगांव आ गए और चिटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चीफ बन गए। ये वो दौर था जब नया नवीला देश बांग्लादेश गरीबी की गिरफ्त में था। लोगों को भूख से मरता देख यूनुस का इकोनॉमिक्स पढ़ाने से मन टूट गया। उन्होंने इसे फिजूल का विषय बताया। टाइम मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स ने उन्हें ये नहीं बताया कि लोगों की भूख कैसे मिटाई जा सकती है। इसके बाद यूनुस गांव-गांव भटकने लगे और वहीं पर उन्हें माइक्रो क्रेडिट का आइडिया मिला और ये आइडिया लोगों के लिए इतना कारगर साबित हुआ कि उन्हें गरीबों का बैंकर तक कहा जाने लगा। हालांकि हसीना से दुश्मनी के कारण वो राजनीति से दूर हो गए, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने उन्हें बुलाया तो वो ढाका भी पहुंचे और इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने शपथ दिलाई और उनके साथ 13 अन्य लोगों ने भी शपथ ली, जिसमें स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम और आसिम महमूद भी थे। वैसे तो भारत ने शेख हसीना को शेल्टर दिया है, लेकिन इस ओथ सेरेमनी में इनविटेशन इंडिया को भी मिला था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, लेकिन ये सरकार बनने के बाद भी क्या बांग्लादेश में शांति है? जवाब है नहीं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश को छोड़कर भाग रहे हैं। वहां के कट्टरपंथी इस केओस का फायदा उठाकर माइनॉरिटी, खासकर हिंदू धर्म के लोगों पर हमला कर रहे हैं। भीड़ ने बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का भी घर जला दिया। उनके 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट राख कर दिए। हिंदुओं के गांवों को आग लगा दी और एक्टर शांतो खान को तो सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी में लीड रोल प्ले किया था। हालात ये है कि बांग्लादेश में थाने बंद पड़े हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि कहीं इस प्रोटेस्ट को कट्टरपंथियों ने तो हाईजैक नहीं कर लिया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के कारण बांग्लादेश में सीजीआई को बदलना पड़ा। इतना ही नहीं, रूलिंग पार्टी आवामी लीग के भी 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह तख्ता पलट हुआ था, हो सकता था कि शेख हसीना का भी मर्डर हो जाता, लेकिन भारत का डर ही कहें कि उन्हें बख्श दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 में एक बार इसी तरह के हालात पैदा हो गए थे। बांग्लादेश सिविल वॉर की कगार पर आ गया था और हसीना की जान को खतरा था। तब हसीना ने मदद के लिए प्रणब मुखर्जी को फोन किया। कहते हैं कि भारत सरकार के ऑर्डर पर हसीना को बचाने के लिए पूरे 40,000 पैराट्रूपर्स बांग्लादेश में घुसने की तैयारी तक कर चुके थे, लेकिन तब मामला संभल गया और हमले की नौबत नहीं आई। हालांकि इस घटना से सबक लेकर बांग्लादेश की आर्मी ने ये जान लिया कि अगर हसीना को कुछ हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा।
इसलिए उन्हें सुरक्षित भारत भेज दिया गया। इधर हसीना के बेटे जॉय ने उन्हें शेल्टर देने के लिए भारत सरकार से धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सब ISI ने करवाया है। उनकी मां अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और जब अंतरिम सरकार इलेक्शन करवाएंगी तो वो दोबारा अपने देश लौटेंगी और चुनाव लड़ेंगी। इधर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में ये तख्ता पलट CIA का कराया है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने हक से मतलब होता तो वो ना पुलिस स्टेशन पर अटैक करते, ना आवामी लीग के 29 लीडर्स की हत्या करते, ना ही बांग्लादेश को बचाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, उनकी मूर्तियां गिराते, और ना ही बांग्लादेशी हिंदुओं का मर्डर करते। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सजेशन आप मुझे इस मेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।